गुड इवनिंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और यहां पर हम पढ़ रहे हैं सीटेट 2020 के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो इसकी 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट, जो कि होगा आपके पियाजे की थ्योरी एंड कोलबर्ग की थ्योरी। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको सभी एग्जाम्स जैसे केवीएस, एनबीएस, सीटेट और बैंकिंग, एसएससी, इन सभी एग्जाम से संबंधित वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ आप अगर किसी भी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ के साथ अगर आपको सीटेट से संबंधित किसी भी प्रकार की जो पीडीएफ है नोट्स की वो चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पियाजे की थ्योरी, पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, तो भाई इसको ही हम क्या कहते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो जीन पियाजे जो है वो कहाँ के, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है बौद्धिक विकास या मानसिक विकास। ठीक है, तो जो जीन पियाजे हैं वो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपने ही बच्चे हैं उनके ऊपर जब वो बढ़ रहे थे, छोटे से बड़े हो रहे थे, तो उनको ऑब्जर्व किया और उन्हीं के ऊपर एक तरह से प्रयोग किया और तब जाके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसको हम कहते हैं पियाजे की थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिहाज से। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा इस सिद्धांत में, उन्होंने कहा इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने कि जो बच्चा होता है वो जन्मजात कुछ क्रियाएं जो है वो जन्मजात लेकर ही पैदा होता है। जैसे कि आपका बच्चा जो है वो रोता है, हंसता है, ठीक है, अगर उसके पास कोई चीज़ दी तो उसको मुंह में डालता है, चूसता है। तो ऐसी ये जो कुछ संक्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं होती हैं, इनको वो जन्मजात लेकर पैदा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो उसके क्या होते हैं, संज्ञानात्मक जो विकास, मेंटल जो विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो होता जाता है। और जो मेंटल डेवलपमेंट है जी, इसके कारण से उसका बौद्धिक विकास होता जाता है और वो धीरे धीरे बुद्धिमान बनता चला जाता है। तो इसी के बारे में पियाजे ने अपनी थ्योरी को दिया है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेजेस में संज्ञानात्मक विकास को डिवाइड किया है। लेकिन उसको समझने से पहले उन्होंने कुछ जो टर्म्स हैं वो दिए, जो कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो पहले उन टर्म्स को हम समझेंगे, फिर हम आगे चीजें बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो थी अनुकूलन। ठीक है, जिसका नाम था एडेप्टेशन। तो अनुकूलन जो है, एडेप्टेशन, सिंपल सी बात है कि एडेप्टेशन या अनुकूलन क्या होता है। कोई टफ लैंग्वेज में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक वाली। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि अपने आसपास के वातावरण में आप मतलब ढल जाना। ठीक है ना, अपने आसपास के वातावरण में ढल जाना, इसी को हम क्या कहेंगे, अनुकूलन या एडेप्टेशन कहेंगे। इसको उन्होंने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका आत्मसातीकरण, जिसको आप कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, आत्मसातीकरण, और दूसरा उन्होंने कहा समायोजन, समायोजन या एडजस्टमेंट।
ठीक है। तो ये दो चीजें उन्होंने इसके अंतर्गत बताई अनुकूलन के अंदर। तो ये बहुत इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि आत्मसातीकरण और समायोजन क्या चीज है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए, अलग से ही बता देता हूं तो ढंग से समझ में आ जाएगा। तो जो आत्मसातीकरण है, ये इसका मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। मतलब कि बच्चे के अंदर जो बच्चे को सिखा दिया एक बार, वो उसने सीख लिया है। जैसे आपने बता दिया उसको किसी कैट को दिखा के कि ये कैट है और ये इसकी 4 टांगें होती है, इस तरीके से इसकी बनावट होती है, ये सारी चीजें, वो वाइट कलर की कैट को आपने दिखा दिया। लेकिन बाद में बच्चा जब वैसी ब्लैक कलर की कैट को देखेगा तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा कि ये भी इसी तरीके के गुणधर्म लक्षण वाली चीज है, इसका मतलब ये भी क्या है, कैट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान उसने पहले से सीखा हुआ है उसमें उसने नए ज्ञान को जोड़ा और इस तरीके से उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ, मेंटल उसका डेवलपमेंट हो गया। तो ये हुआ आपका आत्मसातीकरण। और दूसरी चीज है समायोजन। समायोजन या एडजस्टमेंट का मतलब होता है पूर्व में सीखे गए स्कीमा में परिवर्तन करना। ठीक है, पूर्व ज्ञान या स्कीमा में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले हमने ज्ञान सीखा हुआ है, अगर उससे डिफरेंट कोई चीज आ जाती है, अगर उसके सामने, बच्चे के सामने कैट के बजाय डॉग आ जाता है, तो क्या वो उसके बारे में कुछ सोच पाएगा? वो सोचेगा और वो जो उसने पहले सीखा हुआ है वो उसको उससे अलग उसमें परिवर्तन करके सीखेगा कि इसके भी जो लक्षण है वो उसी तरीके से हैं, लेकिन ये कुछ और है, ये वो नहीं है, यानी वो उन दोनों में डिफरेंस कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पूर्व में जो ज्ञान सीखा हुआ है, जो उसके दिमाग में स्कीमा फिट हो रखा है, स्कीमा का मतलब होता है कोई चीज दिमाग में फिट हो जाना, उसका एक स्ट्रक्चर बन जाना, तो वो उसमें परिवर्तन करना, वो क्या कहलाएगा आपका एडजस्टमेंट या समायोजन कहलाएगा। और ये दोनों ही चीजें जो है वो जब मिल जाती हैं तो तब क्या होता है, हम उसको कहते हैं अनुकूलन या आपका एडप्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंतर्गत एक और टर्म आता है, वो आता है आपका इक्विलिब्रियम, या जिसको कहते हैं आप इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, साम्य धारण। साम्य धारण या इक्विलिब्रियम। साम्य धारण से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा कि बैलेंस करना। तो आत्मसातीकरण तथा समायोजन में संतुलन स्थापित करना। ठीक है, दोनों ही चीजों में आपको बैलेंस भी बनाना सीखना है। मैंने बच्चा धीरे धीरे उन दोनों ही चीजों में, यानी कि कौन सी चीज उसे क्या करनी है, पूर्व में सीखी गई है उससे जोड़ के देखनी है, कोई नई चीज आएगी उसको किस प्रकार से अपने पुरानी चीज को चेंज करके उस नई चीज को अडॉप्ट करना है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, बैलेंस बनाना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम या साम्य धारण कहते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा जो टर्म आता है वो आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण या डिसेंटरिंग। तो विकेंद्रीकरण या डिसेंटरिंग का मतलब होता है कि एक ही समस्या को अलग अलग प्रकार से सुलझाने, एक ही समस्या को अलग अलग प्रकार से समझाने की योग्यता। ठीक है, यानी कि एक ही प्रॉब्लम को वो अलग अलग प्रकार से सोच पाता है बच्चा, उसको समझ पाता है या उसके अलग अलग सॉल्यूशन निकाल पाता है।
तो इसका ये क्या होती है, विकेंद्रीकरण या डिसेंटरिंग होता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ टर्म्स बताए हैं इसने, जीन पियाजे ने, कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप होती हैं। और बाकी मैंने आपको स्कीमा तो बता दिया कि इस स्कीमा क्या होता है। दो चीजें आती है इसमें, एक तो होती है स्कीम और एक होता है स्कीमा। तो स्कीम का मतलब तो आप समझते हैं, स्कीम क्या होता है, किसी भी चीज का क्रम। जैसे अगर बच्चे को सुबह उठ के पहले अपना ब्रश वगैरह करना है, नाश्ता वगैरह करना है, और उसको बाद तैयार होना है, फिर उसका स्कूल जाना है, तो ये उसका क्या है, फिक्स एक उसके दिमाग में स्कीम बनी हुई है, और उसको एक बार ये चीज आदत पड़ गई तो वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। लेकिन स्कीमा का मतलब होता है कि उसके दिमाग में किसी चीज, किसी कॉन्सेप्ट को लेके एक स्ट्रक्चर बैठ जाना। ठीक है, किसी बात को लेके, और वो स्ट्रक्चर हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब उसका बौद्धिक विकास होता है तो उस अपने स्कीमों में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन उस पर कि जो पियाजे है उसने अपने सिद्धांत में बाल विकास की 4 अवस्थाओं को बताया। ठीक है, तो ये इससे भी एक हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कितने अवस्थाओं को बताया, तो 4 स्टेजेस हमेशा याद रखना, 4 स्टेजेस। जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था, ये जिसको आप कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ये होती है आपका 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो बालक है या जो शिशु है, जो नवजात है, वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रियों के अंदर कौन कौन से आते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यानी जो आपने पढ़े भी होंगे बचपन में, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इंद्रियां जिनको आप कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनको कहते हैं, उनका प्रयोग इस अवस्था में बच्चा करता है। क्यों, क्योंकि वो बाकी चीजें नहीं कर सकता। वो हर चीज को या तो क्या करेगा, अगर उसके पास कोई चीज है तो उसको मुंह में डाल के चेक करेगा कि मीठा है, खट्टा है, स्वाद लेके उसका पता करेगा, यानी जीभ का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार अगर उसको कोई भी चीज दे दी तो वो, अगर उसको भूख लगेगी तो वो रोने लग जाएगा, है ना, या उसको कोई चीज अच्छी लगी तो उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, हंसने लगे। तो इसका मतलब केवल और केवल वो अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का जो को दिखाता है, किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से या अपने सेंसेस के माध्यम से। इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय गामक अवस्था कहा गया है, 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर पाया जाता है क्या, वस्तु स्थायित्व तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वस्तु स्थायित्व अनुपस्थित। इसका मतलब होता है कि वो कोई भी वस्तु उसके लिए क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। अगर कोई चीज, कोई खिलौना होगा अभी उसके सामने है तो वो उसके लिए प्रेजेंट है, अगर वो खिलौना उससे हटा दिया जाता है तो इसका मतलब वो उसके लिए गायब हो गया, वो खत्म हो गया उसके। तो जो चीज उसके सामने है वो स्थायी है, अगर वो हटा दी उसकी आंखों के सामने से तो वो उसके लिए वो चीज खत्म हो जाती है। तो इसी को कहते हैं कि वस्तु का कोई स्थायित्व उसके आगे उसको मतलब नहीं यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, तीसरी इसमें विशेषता जो अक्सर पेपर में वो लिखी आती है वो है अनुकरण, स्मृति, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। मानसिक निरूपण। ठीक है, तो अगर ये कहीं पर भी आए कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण किस अवस्था में होता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सब कुछ अनुकरण, जो उसको देखे, जो दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग करेगा। फिर स्मृति यानी वो उसमें कुछ स्मृति नहीं होती है, वो हर चीज भूल जाता है। ठीक है, और मानसिक निरूपण यानी दिमाग में उसके चीजें चलती रहती है। तो ये है आपका सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरीके से।
नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो 2 से लेकर 7 वर्ष, ठीक है। तो ये जो अवस्था है यहाँ पर जो है, अब बालक जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर आ जाता है वस्तु स्थायित्व, वस्तु का स्थायित्व उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो पहली जो विशेषता है वो है वस्तु स्थायित्व, यानी अब उसे ये चीज समझ में आने लग जाती है लेकिन कि भाई जो है वो वस्तु वो है, अगर खिलौना हटा दिया तो भी है, लेकिन उसके अंदर पाया जाता है यहाँ पर जीववाद। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत बार आता है। इसको कहते हैं हम एनिमिज्म। जीववाद या एनिमिज्म का मतलब होता है कि वो बालक जो है वो क्या करेगा, जो निर्जीव वस्तु है उसको सजीव मानने लग जाएगा, ठीक है। अगर उसे जैसे कई बार वो किसी खिलौने को क्या मानता है कि ये इसमें भी क्या है, जीवन है। उसको अगर मार दिया तो उसका लगता है इसको चोट लग गई। अगर बच्चे कहीं पर गिर गया तो घर वाले क्या करते हैं, उस दीवार को पीटते हैं कि इसको भी हमने मार दिया, तो उससे बच्चा चुप हो जाता है, फिर वो रोता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसको भी चोट लग गई है। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे निर्जीव जो चीज है उसको, उसमें भी जीवन को देखते हैं। तो यही है जीववाद या एनिमिज्म। तो ये इस अवस्था में बच्चे के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें विशेषता पाई जाती है वो होता है अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक, ठीक है। यहाँ पर बच्चा जो है वो, उसे लगता है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो उसके आसपास ही है और सारे लोग उसे ही देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे होता है कई बार हमें भी लगता है कि सबको हमें नोटिस कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो बच्चा है उसके लिए पूरी जो संपूर्ण दुनिया है, पूरी दुनिया वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है और उसे लगता है कि यही सब जो मैं हूँ वही सब मुझे ही देख रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो ईगोसेंट्रिक होता है वो, उसे केवल और अपने खुद से मतलब होता है, अपने आप से मतलब होता है, ठीक है। तो ये है ईगोसेंट्रिक। दूसरा इसमें और जो चीज पूछी जाती है वो पलटावी गुणों का अभाव, पलटावी गुण अनुपस्थित। इसका मतलब होता है कि बच्चा जो गणितीय संक्रियाएं हैं, संख्याओं को एक साइड से तो जोड़ लेता है, लेकिन अगर हमने उनको पलट दिया तब वो उस चीज को नहीं समझ पाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया बच्चे को कि 4 + 6 करिए, तो वो जोड़ देगा इसको कि 10 हो गया। लेकिन अगर हमने इसको पलटा दिया, 6 + 4 कर दिया, तो इसका मतलब फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो इस चीज को समझ नहीं पाएगा क्या चीज हुई। तो यानी पलटावी गुण नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। वो गणितीय संक्रियाओं में अक्षरों को पलट दिया जाए तो वो मतलब उस चीज को नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये इसमें इसकी विशेषता होती है। चौथी इसकी विशेषता होती है वो है मुद्रा प्रत्यानयन का अभाव, यानी कि जो मनी का कॉन्सेप्ट है वो बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि बच्चे को अगर 2000 का नोट दे दिया तो और उसको बोलेंगे नहीं ये बेकार है, इसकी जगह पे तू ये 10 रुपए का सिक्का ले ले, तो वो क्या करेगा, सिक्का लेना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे लगता है ये अच्छी चीज है, ठीक है ना। या बहुत सारे उसको सिक्के दे दिए तो वो उससे खुश हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी अभाव होता है। दूसरा उसमें दूरी को लेकर भी समझ नहीं होती है। जैसे कि वो कई बार बच्चे कहते हैं हम नानी के घर गए, इतनी दूर था, पता नहीं कितनी दूर था, यानी उन्हें इस बात का कोई भी एहसास ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम कितनी दूर गए हैं, यानी दूरी का उन्हें पता नहीं होता है, ना उन्हें वेट का पता होता है, भार का पता होता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो उनके अनुपस्थित होते हैं। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। एक एक चीज जो है इससे जो मैं बता रहा हूँ इससे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, और पूर्व जो एग्जाम हुए हैं उनमें सब में लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कहाँ तक 3 से लेकर 7 वर्ष तक जो मैंने बताई, ठीक है।
अब है मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वो होगी आपके 7 से लेकर 11 वर्ष तक। ठीक है, हाँ 7 से लेकर 11 वर्ष तक, 7 to 11 ईयर, 7 से लेकर 11 वर्ष। यहाँ पर जो है बच्चे का अब जो है संज्ञानात्मक विकास होने लग जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो इससे पहले वाली स्टेज में नहीं थी वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चीज आएगी वो आएगी जीववाद समाप्त। अब बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव नहीं समझेगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आएगा, अब बच्चे के अंदर जो पलटावी जो गुण है वो आ जाता है। ठीक है, तीसरा मूर्त जो है, मूर्त चीजों को समझने की शक्ति का विकास। ठीक है, तो जो जीववाद मैनिज्म था वो तो अब नहीं रहेगा। ठीक है, पलटावे गुण यानी कि अब वो गणितीय संक्रियाओं को दोनों साइड से पलटकर करने या जोड़ घटाना करने या आपका गुणा भाग ये सब चीजें करने लग जाएगा। फिर आता है मूर्त चीज। मूर्त का मतलब होता है जो चीज सामने है, अगर उसके सामने कोई भी चीज है तो वो उसके बारे में अपने विचार भी दे सकता है और उसके बारे में डिस्कस भी कर सकता है। ठीक है, या उसके बारे में उसे कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वो बता सकता है। लेकिन अभी भी उसमें क्या होता है, जो चीज उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो उतना नहीं सोच पाता है या उसके बारे में थिंक करना उसके समझ से बाहर होता है। तो ये जो स्टेज होती है ये होती है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको उन्होंने कहा कि कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, अब इसमें और क्या होगा, एक चीज और रहेगी इसमें, वो है चिंतन में क्रमबद्धता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब इससे पहले वाली जो स्टेज है उसमें क्या होगा, बच्चा जो सोचेगा चिंतन करेगा लेकिन उसके बातों का कोई सेंस ही नहीं होगा कि कहाँ से शुरू हो रही कहाँ से खत्म हो रही, लेकिन क्या लॉजिक है क्या बोलना चाह रहा है ये चीजें हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन इस स्टेज में जाके बच्चे के जो सोचने समझने का जो है वो उसमें एक क्रम होता है कि वो किस बारे में सोच रहा है या क्या सोच रहा है। ठीक है, एक पैटर्न लगभग थोड़ा बहुत डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि चिंतन में क्रमबद्धता कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड में आ जाती है। उसके अलावा उसको मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता चल जाता है कि भाई रुपए की क्या वैल्यू है। ठीक है, भार वगैरह दूरी का भी उसे पता लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे गुण इस स्टेज में आपके डेवलप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक या कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। आगे जो है वो अंतिम स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको आप कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये होगी आपके 11 तक, तो हो गई 12 से लेकर 15 वर्ष या 11 से 15 वर्ष बोल दीजिए, 11 से 15 है ना। तो इस स्टेज में सबसे पहले तो ये समझ लो ये किशोर अवस्था की जो है स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के अंदर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है इस वाले पार्ट से, वो है अमूर्त चिंतन। ठीक है, यानी कि जिसको आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो चीजें हमारे सामने नहीं है उन चीजों के बारे में वो थिंक कर पाता है। जैसे अगर बता दिया कि इतिहास में इतने सन में ये हुआ था और वो राजा इस तरीके से उसने लड़ाई की थी या वहां तक युद्ध लड़ा था, तो उसके दिमाग में उस चीज की एक इमेजिनेशन बनने लग जाती है। या अगर उसको कोई ऐसी चीज दे दी जो इमेजिनरी चीजें हैं, जैसे कि अगर राम इतने पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चला, वहां से दक्षिण दिशा में मुड़ा,
तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें एक सोचने लग जाएगा, वो चिंतन उसके दिमाग में डेवलप हो जाएगा, थिंकिंग डेवलप होगी। तो उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि सामने नहीं है। इससे पहले वाले स्टेज में वो चीज़ डेवलप नहीं हो सकती है। इसीलिए जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनको बोला जाता है कि उनको प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से पढ़ाइए। मतलब अगर आप उसको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आप उसको हूबहू उस चीज़ को दिखाइए, क्योंकि वो बच्चा वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को नहीं समझ सकता। अगर आप आम को बोलेंगे केवल कि आम ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो कभी नहीं समझेगा कि मैंगो। अगर आप खुद उसके सामने आम को लेके आ जाएंगे और दिखा देंगे उसको, या उसका चित्र दिखा देंगे, तो उससे क्या होगा, वो उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है और अब उसको समझ सकता है, क्योंकि वो उसके सामने है। ठीक है, तो इसी कारण यही यूज होता है जो एजुकेशन में। आखिर इसको पढ़ाने का क्या मतलब है, तो इसीलिए ताकि हम समझ पाएँ कि बच्चा किस स्टेज में कैसी चीज़ों को समझता है। ठीक है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें और क्या विशेषताएं होंगी, इसमें एक तो सोचने समझने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाएगी, और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होगी वो होगी भाषाई विकास। ठीक है, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरीके से होगा। बच्चा आप लगभग उसके जो शब्द भंडार है उसमें इतनी वृद्धि हो चुकी होगी कि वो अपनी भाषा को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बोलने लग जाता है। ठीक है, फ्लुएंट तरीके से। तो उसका भाषाई विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। उसका संज्ञानात्मक विकास भी इतना जरूर हो जाता है कि वो क्या करता है, अपने आप से सोचने लग जाता है, यानी कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाता है। इतना उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, अपना अच्छा बुरा सोचने की उसके अंदर वो क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये है आपके औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशन। ओके, तो भाई ये है कुल मिला के आपका जीन पियाजे का जो है सिद्धांत, जिसके अंदर 4 स्टेजेस हमने पढ़ी। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेज जो है वो याद रखनी है, उससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ लेते हैं कोलबर्ग। तो कोलबर्ग जो है उसका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, अर्थात कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। तो जो कोलबर्ग है वो उनका मानना था कि जो व्यक्ति है उसका जो विकास है वो तभी माना जाएगा जब उसका क्या होगा, पूरी तरीके से नैतिक विकास। यानी उन्होंने बालक की या जो बालक है उसके विकास को नैतिक विकास के रूप में परिभाषित किया। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो मॉरल डेवलपमेंट पे। तो भाई इसी से क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। अगर कहीं पे भी मॉरल शब्द या नैतिक विकास से संबंधित आया होगा या नैतिक शब्द आया होगा तो वहां पर घुमा फिरा के तो पूछेगा, लेकिन नैतिक शब्द आएगा होगा तो वहां पर आंसर सीधे सीधे कोलबर्ग होगा। ठीक है, तो जो कोलबर्ग है उसने बच्चे के विकास में नैतिकता को सबसे इंपॉर्टेंट बताया, और उसके लिए उन्होंने 3 स्टेजेस दी। यहां पर ये चीज याद रखना है आपको, 3 स्टेजेस। यानी कि जो कोलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं को बताया। ठीक है, पहली जो स्टेज है वो है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, या जिसको आप कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था या प्री कन्वेंशनल, इसमें उन्होंने बोला कि भाई ये जो स्टेज है ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक की है। ये 4 से लेकर 10 ईयर्स, 4 से 10 वर्ष तक। 4 से क्यों, क्योंकि उससे पहले की जो स्टेजेस है इससे पहले का क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 0 से 3 वर्ष तक लगभग इससे पहले वाली स्टेज में बच्चा क्योंकि इतना छोटा होता है तो उस टाइम पर उसके अंदर कोई भी मॉरल डेवलपमेंट होता ही नहीं है। यानी उस टाइम पे मॉरल डेवलपमेंट जब होता ही नहीं है, कुछ मॉरलिटी होती नहीं, नैतिकता कुछ होती ही नहीं है, तो कहाँ से हम स्टेज की बात करेंगे। तो स्टेज शुरू होती है कहाँ से,
4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। कौन सी? पूर्व परंपरागत अवस्था। तो इस स्टेज में जो बच्चा है वो उसका जो नैतिकता होती है वो दूसरों के मानकों पे आधारित होती है। ठीक है, समझ गए? तो जो नैतिकता है दूसरों के मानक पर आधारित होती है। दूसरा जो नैतिकता होती है वो दंड या पुरस्कार। एक तो जो बच्चा है उसके लिए जो नैतिकता है वो क्या होगा कि जो उसको किसी ने बता दिया कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो उसके दिमाग में वो चीज़ चल गई, वो फिट हो गई। तो उस यानी उसके लिए जो नैतिकता है उसके स्टैंडर्ड क्या है? वही जो दूसरों ने बताया या अपने से बड़े माँ बापों ने बताया, यानी पेरेंट्स ने जो भी उसको सिखाया वो उसका नैतिकता का स्तर है। दूसरा जो नैतिकता है यहाँ पर वो कैसी होगी? दंड या पुरस्कार, यानी उसको डर रहेगा कि अगर मैं कुछ करूंगा तो क्या होगा, मम्मी से डांट पड़ जाएगी या पापा से मार पड़ जाएगी, तो इस वजह से वो गलत काम करने से डरेगा। या उसको कोई लालच होगा कि मुझे अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या पता ये चीज़ मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके लिए जिसको चाहता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नैतिकता है वो स्वतः नहीं होती है, बल्कि इस टाइम पर जो है वो एक तरह से क्या कह सकते हैं आप, बच्चे का अपना तरीके अपनी कुछ भी नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, दूसरा होती है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था या इसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये होगा आपका 10 से 13 वर्ष, 10 to 13 ईयर। इस स्टेज में क्या होगा विशेषता, इसमें जो बालक है वो अब जो है समाज के जितने भी रूल्स हैं, नियम है, उनके प्रति उसके अंदर नैतिक मूल्य विकसित होने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो समाज के नियमों, मूल्यों के प्रति क्या होगा? नैतिकता का विकास होगा। ठीक है, यानी कि अब उसे इस स्टेज में समझने लग जाएगा वो कि हमारे जो समाज है उसमें कौन कौन से रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, कौन सी वैल्यूज हैं जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है, यानी वो खुद से अब उन चीज़ों को करने लग जाता है, उसके अंदर वो नैतिकता की भावना स्वतः डेवलप होती है। यानी अगर कोई आ गया, बड़ों का पैर छूना या उनको 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 रिस्पेक्ट देना, वुमेन्स को रिस्पेक्ट देना, तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर ये सामाजिक जो मूल्य हैं ये उसके अंदर एक तरह से डेवलप हो जाते हैं खुद ब खुद। अब उसके अंदर ये चीज़ आ गई है, नैतिकता उसके अंदर स्वतः आ चुकी है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? अपने अच्छे बुरे का ज्ञान, अच्छा बुरा का ज्ञान। ठीक है, तो अच्छे बुरे का ज्ञान आ गया। लेकिन अभी भी इस स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज तक भी क्या होता है, बच्चे की जो नैतिकता होती है, मोरालिटी, वो किसी और के ही मानकों पे स्थापित होती है। ऐसा नहीं है कि उसका अपना खुद का कुछ विचारधारा होती है, वो अभी भी वही चीज़ को नैतिक या वैल्यू मानेगा जो कि उसके बड़ों ने उसको सिखाई है या उसने कहीं से सुनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी भी उसकी जो नैतिकता है उसके मानक वही होंगे जो कि किसी और के द्वारा बताए गए। ठीक है, तीसरी जो है स्टेज है वो है परंपरागत स्टेज। परंपरागत, जिसको आप कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, ये होगी आपकी 13 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चे जो है वो
क्या करने लग जाते हैं, नैतिक तर्कणा। ये बहुत बार पूछा गया है कि नैतिक तर्कणा बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज में डेवलप होती है। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। नैतिक तर्कणा का मतलब होता है मॉरल, एक तरह से उसका जो मॉरल जो चीजें हैं उसके प्रति जो उसके क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से वाद विवाद करना, है ना। यानी कोई भी चीज को वो एज इट इज नहीं मान लेगा, बल्कि मैं उस चीज का, अगर कोई परंपरा है, कोई भी चीज है, उसके प्रति उसके दिमाग में खुद की सोच डेवलप हो जाएगी कि भाई ये चीज गलत है या सही है, समझ गए। यानी दूसरी जो जिसमें चीज है वो है कि असंतोष की भावना, ठीक है। यानी कि जो परंपराएं हैं या कोई गलत परंपरा है, उनके प्रति उसके दिमाग में एक तरह से असंतोष की भावना पैदा होती है। इस कारण से वो उन चीजों को बदलना चाहता है, उनमें चेंज चाहता है और उस खुद नैतिक तर्कणा करता है। इसका मतलब अब उसके लिए अगर कोई गलत चीज है और किसी ने बताई है वो चीज, तो वो अपने दिमाग से उसको लॉजिकल तरीके से यानी तर्क के आधार पर क्या करेगा, सोचने लग जाएगा कि नहीं ये चीज गलत है। चाहे किसी ने अपने ही किसी माँ बाप, अपने ही बड़े ने बताया, माँ बाप ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वयं का भी दिमाग अब इस्तेमाल करेगा और नैतिक तर्कणा उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस स्टेज की खास बात होती है, परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो परंपराओं की असंतोष की भावना होती है और परंपराओं के प्रति सुधारवादी भावना, ठीक है। तो ये है। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है, बाकी वाइगो से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप ये दो थ्योरीज अच्छी तरीके से एक बार और पढ़ लेना, पियाजे का सिद्धांत और कोलबर्ग का सिद्धांत। इसमें मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं कि जो पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और उसके क्या क्या ब्रेकअप है आपके, प्री सेंसरी मोटर, उसका प्री कन्वेंशनल, फिर सॉरी जो प्री ऑपरेशनल है, फिर ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें याद रखनी। ये जी चीज़ें हैं आपका कि एडजस्टमेंट क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, आपका एडाप्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर कोलबर्ग की थ्योरी में आपको ये याद रखना है कि इन्होंने नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। और कोलबर्ग की थ्योरी में एक चीज़ आती है कि कौन से स्टेज इसमें नहीं है, तो फर्स्ट स्टेज नहीं है, क्योंकि पहली स्टेज में क्या नहीं होता है, कोई भी मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टेजेस कितनी होंगी इसमें, 3 स्टेजेस होंगी। तो ये कुछ इसी टाइप से सरल सरल, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आपको है कि पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये अनुकूलन से ही क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ना। आपको मैंने बता दिया कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या होगा, आपके आत्मसातीकरण होगा। और अगर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के अंदर चेंज किया जाता है तो फिर क्या होगा, आप समायोजन होगा। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से करना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी और भी जो थ्योरीज हैं जैसे कि ये है, फिर थॉर्नडाइक वगैरह के जो सिद्धांत हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ठीक है क्लास, थैंक यू। और आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रही है, ठीक है। थैंक यू क्लास।